बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 12 जून 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल 76वां जन्मदिन था। जहाँ कल 76वां अपना जन्मदिन मनाया, उनके जन्मदिन को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखे। जहाँ वही लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को मनाने के लिए उनकी बेटियां मीसा भारती, रोहिणी आचार्य भी पटना पहुंची। लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं नेताओं का हजूम सुबह से ही उमड़ पड़ा। राबड़ी आवास पर उमड़ पड़ा। राबड़ी आवास के बाहर लालू प्रसाद के चाहने वालों की भीड़ लग गई। सभी लोग बस अपने नेता से मिलकर के उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते थे। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी रात वीडियो कॉल करके अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि आज अपने पिता लालू प्रसाद यादव के 76वें जन्मदिन के अवसर पर उनको वीडियो कॉल के माध्यम से जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। साथ ही उनका आशीर्वाद भी लिया है एवं बरसाना श्री राधा रानी मंदिर में केक काटा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीमांचल इलाके को देश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, सीमांचल इलाके के पूर्णिया में बिहार का चौथा एयरपोर्ट बनेगा। इसके लिए एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और बिहार सरकार के बीच बड़ा करार हुआ है। अब पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया से भी लोग उड़ान भर सकेंगे। इस संबंध में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है और कहा है कि उड़ान योजना के तहत पूर्णिया एयरपोर्ट को दरभंगा हवाई अड्डा की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्णिया में पहले से ही एयरफोर्स स्टेशन और फिर रनवे मौजूद हैं, लिहाजा सिविल एनक्लेव के निर्माण के साथ रनवे की जरूरत के मुताबिक रिकॉपरेटिंग की जाएगी। इसके साथ ही दरभंगा में सिविल एनक्लेव के लिए बिहार सरकार और एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच समझौता हुआ है। अब दरभंगा हवाई अड्डे पर कम विजिबिलिटी में भी विमानों की अच्छे से लैंडिंग के इंतजाम होंगे। आपको बता दें कि पूर्णिया एयरपोर्ट और फिर दरभंगा एयरपोर्ट के विकास पर करीब 2000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। नए एयरपोर्ट के निर्माण के बाद सीमांचल के इलाके के यात्रियों को बड़े शहरों में जाने में सहूलियत होगी। इलाके में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेगी। दोस्तों बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के गोडसे को लेकर के दिए गए बयान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। जब कांग्रेस ने शनिवार को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और लिखा है कि आज हम प्रधानमंत्री को एक खुली चुनौती देते हैं, इन दो में से एक काम करना होगा। अपनी पार्टी से गोडसे भक्तों को निकाल करके फेंकिए या गांधी जी के आगे नतमस्तक होकर के ढोंग करना बंद कर दीजिए। यह कांग्रेस ने आगे कहा है कि गांधी जी के इस देश में गोडसे के उपासकों की कोई भी जगह नहीं है। पीएम के जापान दौरे की एक फोटो भी पोस्ट की है। यहाँ हिरोशिमा शहर में पीएम मोदी ने बापू की प्रतिमा का अनावरण किया था। दरअसल गिरिराज सिंह ने महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर गांधी जी के हत्यारे हैं तो फिर गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वो भारत में ही जन्मे हैं, औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर की औलाद कहलाने में खुशी महसूस होती है वह कम से कम भारत माता का सच्चा सपूत नहीं हो सकता। जहाँ उनके इस बयान के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। दोस्तों बात करते हैं कि अगर अभी तक आपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं कराया है तो फिर इसे 30 जून तक जरूर लिंक करा लें। जब पूर्व में आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक कराने की अंतिम तिथि तारीख 31 मार्च थी, जिसे बढ़ा करके अब 30 जून कर दिया गया है। यानी कि 30 जून तक आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करा सकते हैं या उसके बाद नहीं करा सकते हैं। अगर आप भी अब तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराएं तो आप अभी करा लें। वक्त रहते ऐसा नहीं करने पर पैन कार्ड को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। साथ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से भी वंचित हो जाएंगे। इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सख्त फैसला लेते हुए साफ कर दिया है कि जब आधार से गैर लिंक पैन कार्ड अमान्य हो जाएंगे, इसीलिए वक्त रहते हुए लोगों को अपना आधार पैन कार्ड को लिंक कर देना चाहिए। इस संबंध में वरिष्ठ सीए राजेश खेतान ने बताया है कि टैक्स पेयर खुद भी अपना आधार और फिर पैन कार्ड अपने से लिंक कर सकते हैं। उसको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है और ये वेबसाइट पर जाकर के आप लिंक कर सकते हैं। और वेबसाइट है www.incometax.gov.in।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पहचान बिहारी नहीं बल्कि देश के उन गिने चुने नेताओं में है जिनके अंदाज बयां ही समर्थकों को उत्साहित कर देने के लिए काफ़ी है। उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोक करके अपना दम दिखाया था। लालू के इस फैसले की किसी को उम्मीद नहीं थी। आगे जब चारा घोटाले के सिलसिले में उन्हें जेल जाना पड़ा तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा करके एक बार फिर से देश और दुनिया को चौंका दिया। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव की जिंदगी पर लिखी गई किताबें आज बाजार में उपलब्ध है, जहां उनसे जुड़े कई किस्से और कहानियां भी खूब प्रचलित हैं। लेकिन लालू प्रसाद के हुए दो फैसले आज भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, उनसे जुड़ी हुई कहानियों की कोई कमी नहीं है, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी बड़ा और ऐतिहासिक फैसला था। साल 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा को रोक और फिर उन्हें गिरफ्तार करके लालू ने जो कर दिखाया था उसकी चर्चा आज भी होती है। इसने वे राजनीति में मजबूती के साथ स्थापित हो गए हैं, जिस साथ ही उनकी छवि एक मजबूत सेकुलर नेता की बनी। लालू प्रसाद यादव का एक और फैसला ऐसा रहा जिसने देश और दुनिया को चौंका दिया। जब 1990 से लेकर के 1997 के बीच हुए चारा घोटाले के वक्त लालू प्रसाद यादव बिहार में मुख्यमंत्री थे। चारा घोटाले का आरोप लगने के बाद लालू प्रसाद यादव ने 1997 में राष्ट्रीय जनता दल को स्थापित किया। इस घोटाले के सिलसिले में जब लालू को जेल जाने के कारण पद छोड़ना पड़ा तब सवाल उठा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यह कई नाम चर्चा में थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने अपने फैसले से फिर से सबको चौंका दिया। 25 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का बड़ा फैसला लिया। इस तरह से वे बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। हम आपको अभी लालू प्रसाद यादव की जीवन से जुड़ी हुई ये बातें इसीलिए बता रहे थे क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव 76 साल के हो गए हैं। जी हाँ, कल लालू प्रसाद यादव अपना 76वां जन्मदिन मनाया है। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया में प्रेम प्रसंग में लड़की के फरार होने का मामला सामने आया है। जब लड़की के परिवार वालों का कहना है कि वे घर से बाजार गई थी लेकिन उसके बाद लौट करके घर नहीं आई। लड़की घर में उसकी शादी की तैयारी चल रही थी, जब वहीं शादी से 2 दिन पहले अचानक से वे लापता हो गई। जब बिहार के पूर्णिया के सहायक थाना क्षेत्र के एक लड़की के लापता होने का मामला सामने आया। जब लड़की के परिवार वालों का कहना है कि 12 जून को उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही लड़की घर से बाजार जाने के लिए निकली और फिर वापस घर नहीं लौटी। वहीं आरची उपाध्यक्ष पुष्कर कुमार ने बताया है कि मामला प्रेम प्रसंग का है और जल्द ही लड़की को पुलिस बरामद कर लेगी। घर में शादी की तैयारी चल रही थी, 12 जून को बारात आने वाली थी। उसके पहले घर में लड़की बाजार के लिए निकली थी और फिर वापस घर नहीं लौटी। परिवार वालों का पुलिस पर टाल मटोल का आरोप है। जहाँ परिवार वालों का आरोप है कि उनकी लड़की लापता हो गई है। जब इस मामले को वो लोग स्थानीय थाने में लेकर गए तो फिर पुलिस टाल मटोल करती दिखी, जिसके बाद लड़की के परिवार वाले पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी से मिलने पहुंच गए। जब मामला पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र का है। वहीं पर लड़की की मां ने बताया है कि उनकी बेटी से राहुल यादव नामक का एक अपराधी प्रवृत्ति का लड़का प्यार करता था। उनकी बेटी ने उसे ना बोल दिया था, जिसके बाद जेल में बंद राहुल यादव बीते कई दिनों से लड़की और उसकी मां को कॉल कर फोन पर लड़की को उठवा लेने और फिर उसे जान से मार देने की धमकी दे रहा था। लड़की की मां का आरोप है कि इसी लड़के के इशारे पर लड़की को गायब किया गया है। उन्हें डर है कि उनकी बेटी के साथ ये बदमाश कुछ गलत काम ना कर डाले। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जल्द ही गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, आज सोमवार से उत्तर बिहार के कई जिलों में वर्षा का पूर्वानुमान है, तो फिर अगले 3 दिनों के बाद राज्य के सभी जिलों में 1-2 स्थानों पर हल्की या फिर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है, जिसके बाद तापमान में गिरावट की उम्मीद है। जब मौसम विभाग के अनुसार पटना, सारण, औरंगाबाद और शेखपुरा जिले में आज राहत की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है। मौसम विभाग ने इन 4 जिलों में हीट वेव की चेतावनी दी है। उत्तर बिहार के जिलों में तापमान में कमी आएगी। आज बिहार के 10 जिलों में वर्षा के साथ बिजली चमकने और फिर मेघ गर्जन का पूर्वानुमान है। इन 10 जिलों में किशनगंज में भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है, जबकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, भागलपुर और कटिहार जिले में हल्की या फिर मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। आज बिहार के तापमान में बहुत हल्की गिरावट देखने को मिली, तो फिर वहीं उत्तर बिहार के कई जिले में 2 से 3 डिग्री तापमान में गिरावट हुई है। जब पटना में 1.3 डिग्री गिरावट के साथ अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हालांकि पटना में हीट वेव की स्थिति रही।
दोस्तों बात करते हैं कि जेएनएसयू के दीक्षांत समारोह में शामिल होने रोहतास पहुंचे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्राट चौधरी को लेकर के बड़ा ऐलान कर दिया है। राजनाथ सिंह ने खुले मंच से कह दिया है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी बिहार के जन जन पर राज करेंगे। उन्होंने इशारों में सम्राट चौधरी के नेतृत्व की घोषणा कर दी है और कहा है कि सम्राट के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत से की सरकार बनेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सम्राट चौधरी की प्रशंसा करते हुए कहा कि सम्राट चौधरी की बातों को बहुत ही गंभीरता से सुन रहा था। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और सम्राट चौधरी को सुनने के बाद पूरा विश्वास हो गया है कि आने वाले समय में सम्राट चौधरी बिहार के जन जन पर राज करेंगे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि जिस तरीके से दुल्हन के पांव घर में पड़ते ही लोगों को समझ में आ जाता है कि घर परिवार का भविष्य कैसा होगा, ठीक उसी तरीके से सम्राट चौधरी ने जब से बिहार बीजेपी की बागडोर को संभाला है तब से ऐसा लगता है कि बिहार की भाजपा को उसका सम्राट मिल गया है। जहां उन्होंने इशारों में बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व की घोषणा कर दी है और दावा कर दिया है कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने की से कोई भी नहीं रोक सकता है। आपको बता दूं कि लंबे दिनों से इस बात की चर्चा हो रही कि सम्राट चौधरी 2025 में भी बीजेपी से सीएम पद की उम्मीदवार हो सकते हैं। ऐसे कई मौके पहले भी आ चुके हैं जब बीजेपी नेताओं ने सम्राट चौधरी को लेकर के इस तरीके का इशारा किया है। आज एक बार फिर से राजनाथ सिंह ने इशारों में बता दिया है कि सम्राट चौधरी बीजेपी के सीएम पद के उम्मीदवार हो सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में चाय की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है। चाय उत्पादन के मामले में बिहार देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन अभी भी बिहार में पर्याप्त संख्या में प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। ऐसे में 70% से अधिक चाय की हरी पत्तियों को प्रोसेस करने के लिए पश्चिम बंगाल भेजा जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि बिहार में उत्पादित चाय की हरी पत्तियां बिहार में ही प्रोसेस हो। इससे किसानों को ज़्यादा मुनाफा होगा, साथ ही बिहार की ब्रांडिंग भी होगी। जब बिहार के किशनगंज जिले में किसान सबसे अधिक चाय की खेती करते हैं। यहाँ पर किसान साल 1992 से चाय का प्रोडक्शन कर रहे हैं। यही वजह है कि किशनगंज जिला को बिहार में मिनी दार्जिलिंग के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कटिहार, अररिया और पूर्णिया जिले में भी किसान चाय की खेती करते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार में करीब 14 से 15 हज़ार एकड़ में चाय की खेती की जाती है, जिससे हर साल 90,000 टन चाय का प्रोडक्शन होता है। यहाँ पर अमेरिका और चीन सहित 12 देशों में चाय का निर्यात किया जाता है। खास बात यह है कि प्रोसेसिंग यूनिट नहीं होने के चलते बिहार अपने उत्पादन का महज 12% ही चाय की हरी पत्तियाँ को प्रोसेस कर पाता है। ऐसे में यहाँ के किसान 89,000 टन चाय को प्रोसेस करने के लिए हर साल पश्चिम बंगाल भेजते हैं, जिससे उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिल पाता है। जब किसानों का कहना है कि अगर बिहार में सरकार प्रोसेसिंग यूनिट लगा दे तो फिर लोग और अधिक रकबे में चाय की खेती करेंगे। ऐसे भी बिहार सरकार अभी चाय की खेती करने वाले किसानों को अनुदान दे रही है। जब विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत सरकार किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले के किसानों को चाय की खेती करने के लिए 50% अनुदान दे रही है। दोस्तों बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का कल 76वां जन्मदिन था। जब उन्होंने कल 76वां अपना जन्मदिन मनाया और उनके जन्मदिन को लेकर के पटना स्थित राबड़ी आवास में काफ़ी हलचल दिखा। देर रात लालू प्रसाद यादव ने बेटे बेटियों और फिर नाती नातियों के साथ केक काटा। जी हाँ, राबड़ी देवी भी मौजूद रही। केक काटने के बाद लालू के होंठों पर वही बड़ी मुस्कान देखी गई। जब लालू परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। जब तेजस्वी यादव ने लालू के बर्थडे की तस्वीरें ट्विटर पर भी शेयर की है और पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। लालू के जन्मदिन को लेकर के उनका पूरा परिवार ही नहीं बल्कि लालू के समर्थक और राजद के नेता कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित हैं। आपको बता दें कि शनिवार की शाम लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य भी पटना पहुंची और उन्होंने भी पिता के जन्मदिन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में रोहिणी आचार्य, उनके बेटे, बड़ी बेटी मीशा भारती एवं उनके बच्चे तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी राजश्री यादव और साथ में राबड़ी देवी भी मौजूद थी। रोहिणी आचार्य ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पूरा देश आज उनको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। जहाँ आप लोगों के अधिकार की खातिर लड़ी है, जिन्होंने लंबी लड़ाई। हैप्पी बर्थडे पापा, हम आपको हमारी उम्र लग जाए, ये कहना है रोहिणी आचार्य का। जब आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर के पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। जहाँ पटना में स्थित 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास में लालू प्रसाद यादव के चाहने वाले नेता, कार्यकर्ता और फिर समर्थक मौजूद रहे। यहाँ 76 पाउंड का केक काटा गया। जहाँ राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राज्य के सभी जिला अध्यक्ष और फिर प्रखंड अध्यक्षों को नोटिस जारी करके लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को सामाजिक न्याय एवं सद्भावना दिवस के रूप में मनाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि इस बार लालू प्रसाद यादव
पहले से काफ़ी स्वस्थ लग रहे हैं और पटना में ही हैं। इसे लेकर के कार्यकर्ताओं में खुशी देखी जा रही है। इससे पहले लालू प्रसाद यादव काफ़ी बीमार थे। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बलिया जिले में 2 बच्चों की मां ने अपने गांव के रहने वाले एक युवक से मंदिर में शादी कर ली। गांव वालों ने बताया है कि दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। करीब 1 माह पहले महिला अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। वापस लौटने के बाद इस मामले को लेकर के पंचायत भी हुई थी। जब महिला अपने पति को छोड़ करके अपने प्रेमी के साथ ही रहने की जिद पर अड़ी थी। इसी बीच महिला अपने प्रेमी के साथ बलिया में स्थित बालेश्वरनाथ मंदिर में पहुंची, जहां 7 जीने मरने की कसम खाते हुए दोनों ने शादी कर ली। दरअसल ये पूरा मामला बलिया जनपद के सिकंदरपुर थाना के अंतर्गत बंगरा चखान गांव का है। गांव के रहने वाले राजकुमार प्रजापति की शादी 5 साल पहले बसरजा गांव की रहने वाली रुक्मणी के साथ हुई थी। यह शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और रुक्मणी और फिर राजकुमार के 2 बच्चे भी हुए, जिसमें एक लड़की तथा एक लड़का है। इसी बीच गांव के ही रहने वाले सुनील प्रजापति नामक युवक के साथ महिला की नज़दीकियां बढ़ने लगी। यह दोनों एक दूसरे से चोरी छिपे मुलाकात करते थे। इसकी जानकारी धीरे धीरे गांव वालों को होने लगी। जानकारी होने पर महिला के परिवार वालों द्वारा जब पाबंदी लगाई गई तो फिर उसे ये बात नागवार लगी और फिर प्रेमी के साथ भागने की योजना बना ली। करीब 1 माह पहले सुनील प्रजापति और रुक्मणी अपने घर से फरार हो गए। जब महिला के परिवार वालों द्वारा काफ़ी खोजबीन की गई, लेकिन उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। बाद में दोनों घर वापस लौट आए तो पंचायत हुई। जब पंचायत ने भी महिला अपने प्रेमी सुनील के साथ रहने की जिद पर अड़ी रही। ऐसे में पंचायत द्वारा भी कोई भी फैसला नहीं हो सका। इधर प्रेमी के साथ भाग जाने के चलते महिला का पति राजकुमार भी उस पर काफ़ी गुस्सा हुआ। राजकुमार ने रुक्मणी को अपने साथ रखने से मना कर दिया। अब ऐसे में रुक्मणी और फिर सुनील प्रजापति ने बलिया में स्थित बालेश्वर नाथ मंदिर में शादी कर ली। महिला और युवती की शादी का फोटो अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर फोटो देख रहे हैं, यही वो फोटो है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मोतिहारी जिला के मधुबन प्रखंड की भेलुआ पंचायत के गुलाब खान गांव के मनीर आलम के पुत्र राजू खान का चयन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में भारतीय टीम में 65 किलोग्राम वजन समूह में हुआ है। राजू भारत की तरफ से सितंबर में आयोजित एशिया बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नेपाल की राजधानी काठमांडू में भारतीय टीम में देश की तरफ से अपनी प्रतिभा का परिचय देंगे। जब विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में नवंबर महीने में साउथ कोरिया में भारतीय टीम में शामिल रहेंगे। राजू का चयन गोवा में आयोजित 3 से 5 जून को आयोजित सिलेक्शन ट्रायल के बाद हुआ है। राजू बिहार से भारतीय टीम में शामिल होने वाले इकलौते बॉडी बिल्डर हैं। एशियाई टीम के लिए 700 और फिर विश्व टीम के लिए 700 खिलाड़ियों के ट्रायल में राजू दोनों टीम के ट्रायल हिस्सा थे, जिसमें चयनित 20 खिलाड़ियों में राजू खान ने सफलता अर्जित करके अपने हुनर का परचम लहरा दिया है। बॉडी बिल्डर राजू खान ने बताया है कि उसने 2011-12 में स्टार क्रिकेटर विराट कोहली और शिखर धवन को भी ट्रेनिंग दे चुके हैं। राजू खान फिलहाल साउथ ईस्टर्न रेलवे में सीनियर क्लर्क के पद पर टाटा नगर में कार्यरत हैं। राजू खान रेलवे की तरफ से खेलते हुए कई मेडल जीत चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि ताजमहल के बारे में चर्चित कहानी यही है कि इसे शाहजहां ने अपने महबूबा मुमताज की याद में बनवाया था। अब तमिलनाडु के एक शख्स ने अपनी मां की याद में ताजमहल जैसी एक इमारत बनवा डाली है। जहां आप भी देखेंगे तो आप भी इस तस्वीर हैरान हो जाएंगी। आप इसकी तस्वीर आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। इसे दूसरा ताजमहल भी कहा जा रहा है। साल 2020 में मां की मौत के बाद अमरुद्दीन ने उनके सारे पैसों का इस्तेमाल उनकी ही याद में बनवाई जाने वाली इमारत में खर्च किया और अब ये बनकर के तैयार भी हो गया है। तमिलनाडु के तिरुवरुर जिले के अमरुद्दीन शेख ने अपनी मां की याद में ये ताजमहल बनवाया है। उनकी मां जिलानी बीवी का बीमारी के चलते साल 2020 में निधन हो गया था। अमरुद्दीन का कहना है कि उनकी मां ही उनका सब कुछ थी। ऐसे में उनकी मौत से अमरुद्दीन को बहुत बड़ा झटका पहुंचा। साल 1989 में अमरुद्दीन के पिता की मौत हो गई थी। तब से उनकी मां ने ही पूरे परिवार का पालन पोषण किया। अमरुद्दीन ने बताया है कि जब उनके पिता का निधन हुआ तो फिर मां की उम्र सिर्फ 7 साल ही थी। हालांकि इसके बावजूद भी उनकी मां ने दूसरी शादी नहीं की। बच्चे बहुत छोटे थे लेकिन उन्होंने जम करके संघर्ष किया। साल 2020 में जब उनकी मां का निधन हुआ तो फिर अमरुद्दीन ने मां को आम कब्रिस्तान में दफनाने के बजाय अपनी ज़मीन पर दफनाने का फैसला किया। अब इसी को एक स्मारक में बदल दिया गया है। जहाँ अब एक बिल्डर की मदद से 2 साल के भीतर ताजमहल जैसा ये स्मारक तैयार हो गया है। इसे बनवाने में लगभग 5.5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अमरुद्दीन ने बताया है कि उनकी मां 5-6 करोड़ रुपए छोड़कर गई थी। जब सभी बच्चे सहमत हो गए कि उन्हें ये पैसे नहीं चाहिए।
अब ये पैसे और ज़मीन एक ट्रस्ट के नाम पर कर दी गई है। इस स्मारक में नमाज पढ़ने के अलावा बच्चों का मदरसा भी चलाया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के 2 राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH नरेंद्रपुर से पूर्णिया और अररिया से गलगलिया 4 लेन NH का निर्माण इस साल पूरा हो जाएगा। करीब 143 किलोमीटर लंबाई में बन रही इन दोनों NH परियोजनाओं की अनुमानित लागत करीब 3,500 करोड़ रुपए है। जहाँ दोनों सड़कों की निर्माण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन पर आवागमन शुरू होने से बिहार के कई जिलों का पश्चिम बंगाल के पूर्वी क्षेत्र की सीमा तक का सीधा संपर्क हो जाएगा, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा होगी तथा साथ ही बचत भी होगी। इसके अलावा अररिया गलगलिया सड़क की समानांतर ही इंडो नेपाल बॉर्डर रोड का भी निर्माण हो रहा है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र का तेजी से विकास होगा। सूत्रों के अनुसार अररिया गलगलिया 4 लेन NH का निर्माण 2 पैकेज को मिलाकर के करीब 94 किलोमीटर लंबाई में हो रहा है। दोनों पैकेज की अनुमानित लागत करीब 1599 करोड़ रुपए है। इस सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी मेसर्स GR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड को 10 जनवरी 2022 को दी गई थी। इसे पूरा करने की समय सीमा 9 जनवरी 2024 है। इस परियोजना में जमीन अधिग्रहण सहित अन्य कोई भी समस्या नहीं है, इसलिए कार्य की तेजी से हो रही प्रगति की वजह से ऐसी संभावना है कि इसी साल इस 4 लेन पर आवागमन शुरू हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि कटिहार के आजमनगर में स्थित टोला गांव में 19 साल के बाद एक मां को बिछड़ा हुआ बेटा मिल गया। 19 साल बाद एक मां को बिछड़ा हुआ बेटा मिला है। आज से करीब 19 साल पहले लापता बेटा अपने माता पिता को ढूंढते हुए दिल्ली से चलकर के आजमनगर दक्षिण टोला गांव पहुंचा, जहां क्षेत्र के लोगों का युवक को देखने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। जहां मां इदारा खातून ने बिछड़े बेटे को 19 साल के बाद देखते ही उसे छाती से लगा करके फूट फूट करके रोते हुए कहा कि मेरे बुढ़ापे का सहारा 19 साल बाद वापस आ गया है। वह 7 साल की उम्र में ही परिवार से अलग हो गया था, बिछड़ गया था। माँ और बेटा को रोते देख करके ग्रामीणों की आंखों में खुशी की आंसू छलकने लगी। जब युवक की मां ने बताया कि 7 साल का था तब गरीबी के कारण उनके पिता ने कमाने के लिए दिल्ली भेजा था। उसके बाद किसी कारण से वह वहां लापता हो गया। जब उसके बाद परिवार वालों ने लगातार खोजबीन भी की, लेकिन कुछ भी अता पता नहीं चल पाया। इसके बाद परिवार वालों ने खोजना बंद कर दिया, थक हार करके। और कुछ दिनों बाद पिता रेजा आलम गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। बेटा खो देने के गम और फिर बीमारी के कारण दुनिया को वे अलविदा कह गए। इसके बाद युवक की मां इदारा खातून अपने एक बेटी और फिर एक बेटा के सहारे मेहनत मजदूरी करके अपनी जीवन यापन करने लगे। 7 साल की उम्र में लापता हुए कलेक्टर नामक के बेटे की वापसी से मां और बहन को भाई को सहारा मिल गया है। 19 साल बाद लौटे युवक से पूछे जाने पर तो उन्होंने बताया है कि अपने घर से कमाने के लिए पहली बार दिल्ली गया। रास्ता भटकने के कारण मुझे दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया था। एक दिन मुझे अपने पास रखा और फिर चाइल्ड हेल्पलाइन के हवाले कर दिया। इसके बाद मेरी पढ़ाई लिखाई चाइल्ड लाइन में कराई गई, जहां मेरा नाम शाहिद खान रखा गया। 12वीं तक पढ़ाई की है और मेरी शादी आज से 5 साल पहले नई दिल्ली के सीमापुरी में हुई है। एक 4 वर्षीय पुत्री भी है। मुझे अपना जिला याद नहीं रहने के कारण मैं वापस नहीं लौट सका था, लेकिन मुझे मेरा गांव का नाम और माँ पिता एवं चाचा भाई का नाम आदि सहित कई अन्य लोगों के नाम मालूम थे। इस कारण आज मुझे मेरा खोया हुआ परिवार वापस मिल गया है। माँ इदारा खातून ने बताया है कि युवक मेरा ही पुत्र है। इसकी पहचान एक माँ ने की है। उनका नाम कलेक्टर था, अब उसने अपना नाम शाहिद रखा है। दोस्तों बिहार में गर्मी बढ़ी तो फिर जिलों में AES के केस बढ़ने लगे हैं। हर 3 से 4 बच्चे AES पीड़ित होकर के SKMCH के PQ वार्ड में भर्ती हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 दिनों में SKMCH में 15 बच्चे पीड़ित होकर के PQ में भर्ती हुए। हालांकि इस दौरान किसी बच्चे की जान नहीं गई, जहाँ सभी स्वस्थ होकर के घर लौट चुके हैं। जनवरी से 10 जून तक SKMCH के PQ वार्ड में कुल 38 केस आए, जहाँ इनमें जिले के 25 केस हैं, जबकि सीतामढ़ी शिवहर पूर्वी और पश्चिमी चंपारण के बच्चे पीड़ित होकर के SKMCH के PQ वार्ड में भर्ती हुए। सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि बच्चे की बढ़ रही संख्या को देखते हुए जिले में AES को लेकर की जागरूकता बढ़ गई है। जब बच्चों को धूप में नहीं निकलने और फिर बासी खाना नहीं खाने की सलाह दी जा रही है। आशा और फिर ANM अपने क्षेत्र में भ्रमण करके जागरूकता फैला रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में शहरी पुरुष की आयु सबसे अधिक पाई गई है। यही नहीं, आम बिहारियों में शहरी महिलाओं की औसत आयु भी बिहार की औसत आयु से अधिक है।
जहाँ सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि बिहार के लोगों की 45 वर्ष के दौरान औसत आयु में 16 वर्षों का इजाफा हुआ है। साल 1970 से 75 में बिहार के लोगों की औसत आयु 52 वर्ष होती थी, जो साल 2016 से 20 के दौरान बढ़कर के अब 69 साल हो गई है। SRS ने बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर लोगों की औसत आयु 70 वर्ष है, जबकि बिहार का उससे महज कुछ ही कम है। बिहार के महिलाओं और फिर पुरुषों की औसत उम्र में बहुत अंतर नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण लोगों की औसत उम्र 68 साल है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोगों की औसत उम्र 73 साल है। इधर बिहार में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की औसत उम्र 69 साल है, तो फिर शहरी क्षेत्र के लोगों की औसत उम्र 71 साल है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की औसत उम्र 68 साल है, पुरुष की 69 साल है। शहरी क्षेत्र में रहने वालों की औसत उम्र 71 साल है। राष्ट्रीय औसत आयु के साथ बिहार के लोगों की बड़ी जीवन प्रतिशत को विशेषज्ञ प्रमुख रूप से स्वास्थ्य सेवाओं में किए गए सुधार को मानते हैं। निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया है कि बिहार के लोगों की आयु बढ़ने के कारण कई कारण हैं, जहाँ इनमें सबसे बड़ा कारण है मृत्यु के कारणों पर रोक लगी है। पहले डायरिया और कलरा की बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी, जहाँ इसके अलावा संक्रमण बीमारियों से भी लोगों की जान जाती थी। जहाँ सरकार द्वारा प्रभावी रूप से चलाए गए टीकाकरण अभियान के कारण ऐसी बीमारियों पर काबू पा लिया गया है। इसके साथ ही सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, इसका भी असर हुआ है। साथ ही शिक्षा का स्तर बढ़ा है और लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आई है। दवाओं के क्षेत्र में नए अनुसंधान और प्रभावी दवाओं के कारण भी लोगों की उम्र में इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया है कि कृषि उपज में भी वृद्धि हुई है, जहां अच्छे पोषण का भी असर उम्र पर देखा जा सकता है। जहां इसके अलावा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम लगाया जा रहा है, जहां सरकारी पहल से नवजात और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। दोस्तों, बात करेंगे कि भीषण गर्मी से लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। तेज धूप और गर्मी के कारण बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ने लगे हैं। शहर से ग्रामीण क्षेत्र तक यही हाल है। अप्रैल के अंतिम सप्ताह से तुलना करें तो फिर पिछले एक माह में यह संख्या लगभग 1.5 गुना यानी कि 40 से 50% तक बढ़ी है। गर्मी का असर जानवरों पर भी पड़ा है, जब कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ गई पहले से। जहाँ अस्पतालों में बुखार, डायरिया, पेट दर्द, लू लगने, तेज बुखार और सिर दर्द की शिकायतें लेकर के मरीज पहुंच रहे हैं। अस्पतालों की OPD में मरीज की लंबी कतार लगी है। PMCH के इमरजेंसी से लेकर के मेडिसिन OPD में गर्मी से बीमार पड़ने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। इमरजेंसी में आसपास के जिलों से प्रतिदिन 20 से 25 मरीज रेफर होकर के पहुंच रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में बिजली की खपत को कम करने के लिए सरकार सोलर प्लेट लगाने पर जोर दे रही है। इसके लिए घर की छत पर सोलर प्लेट लगाने पर सरकार के द्वारा सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घर पर सोलर प्लेट लगा करके खुद बिजली का उत्पादन कर सके। खबर के अनुसार बिहार में अगर कोई व्यक्ति 3 kV का सोलर प्लांट लगाते हैं तो फिर उसे सरकार के द्वारा 65% अनुदान मिलेगा। या वहीं अगर कोई नागरिक 3 kV से ज़्यादा का सोलर प्लांट लगाते हैं तो फिर उसे 45% तक का अनुदान सरकार के द्वारा मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार के लोग नॉर्थ और साउथ बिहार में से किसी भी कंपनी की से सोलर पैनल खरीद सकते हैं। अगर आप सोलर पैनल खरीदते हैं तो फिर कंपनी के लोग आपके घर आकर के सोलर पैनल को फिट कर देंगे। वही 5 साल तक आपके सोलर पैनल में कोई भी खराबी होती है तो फिर कंपनी के द्वारा ही ठीक करेंगे। अगर आप भी अपने घर पर सोलर पैनल लगाना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको आवेदन करना होगा और इसके लिए कुछ दस्तावेज की जरूरत होगी। और आवेदन करने के लिए दस्तावेज है आधार कार्ड, आवेदक के पास बिजली बिल भी होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र और फिर निवास प्रमाण पत्र भी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम इसके लिए आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि इसके लिए आप ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं वेबसाइट में जाकर के। और ये वेबसाइट है solar.bihar.bspehcl.co.in। इस आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप इस योजना की पूरी जानकारी ले लीजिए और यहाँ पर आप आवेदन करें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में अगर आप ज़मीन खरीद बिक्री करते हैं तो फिर आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि बिहार में किस तरीके की ज़मीन सरकारी होती है, ताकि ज़मीन की खरीदारी करने पर में आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना करना पड़े। एक रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में आए दिन सरकारी ज़मीन की खरीद से संबंधित फर्जीवाड़े की खबरें आती है, जिसके कारण लोगों को कई तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आप ज़मीन खरीदने से पहले उसकी जाँच पड़ताल सही तरीके से कर लें, इसके बाद ही ज़मीन की खरीदारी करें। बिहार में कई तरीके की ज़मीन सरकारी होती है, जो हम आपको भी बताएंगे कि आखिर कौन कौन सी ज़मीन सरकारी होती है। तो आपको बता दें कि ज़मींदारी उन्मूलन के
पूर्व जमींदारों ने अपने पास जो जोत करके ज़मीन रखी थी वह ज़मीन सरकार के अधिकार आती है, जहाँ उस ज़मीन को कहते हैं बकास्त की ज़मीन। उसके बाद आप केसरे हिंद की ज़मीन भी नहीं खरीद सकते हैं, ये भी सरकारी ज़मीन होती है। जब बिहार में केसरे हिंद की ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है, ये ज़मीन भारत सरकार और बिहार सरकार के अधिकार में आती है। वहीं पर खास महल की ज़मीन भी सरकारी होती है। जब बिहार में खास महल की जितनी भी सरकारी ज़मीन है वह सरकार के अधिकार में आती है, इसकी बिक्री नहीं हो सकती है, ये लीज पर ली जाती है। वहीं पर गैर मजरूआ मालिक, जब बिहार में गैर मजरूआ ज़मीन सरकारी ज़मीन होती है, इस ज़मीन पर सरकार का अधिकार होता है। इस ज़मीन को खरीदना या फिर बेचना गैर कानूनी है। जब गैर मजरूआ आम भी सरकारी ज़मीन होता है, जहाँ ये गैर मजरूआ आम वैसे ज़मीन जो सार्वजनिक काम में उपयोग की जाती है, वैसी ज़मीन सरकारी ज़मीन कहलाती है। अब आप जान गए होंगे कि कौन ज़मीन सरकार के अधिकार में आती है, कौन कौन से ज़मीन। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के नीतीश प्रेम को कौन नहीं जानता है। जब खुद मांझी भी गाहे बगाए इस बात की गवाही दे रहे हैं। अब एक बार फिर से जीतन राम मांझी का नीतीश प्रेम सामने आया है। बिहार के जहानाबाद में एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे जीतन राम मांझी ने मीडिया से बातचीत में प्रदेश की यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री और जदयू नेता नीतीश कुमार के समर्थन की बात कही है। जहाँ एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने जहानाबाद आए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मैं कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ सकता। उन्होंने कहा कि मीडिया में तो तोड़ मरोड़ करके मेरे बयान को प्रस्तुत किया जा रहा है। बिहार में महागठबंधन के सभी दल पूरी चट्टानी एकता के साथ कायम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव और फिर सीट शेयरिंग अलग विषय हैं। आपसी सामंजस्य से भी सभी कार्य होंगे। कार्यक्रम के बाद पूर्व मुख्यमंत्री सर्किट हाउस पहुंचे, जब वहां उनकी मुलाकात भाजपा के पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव से हुई। हालांकि इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि ये संयोग से मुलाकात है, या इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि सासाराम में आयोजित मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी सहित बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। जब मंच को संबोधित करते हुए सम्राट चौधरी ने मंडल अध्यक्ष की जमकर के तारीफ की। उन्होंने कहा कि यदि मंडल अध्यक्ष सही समय पर इतना बर लिए होते तो फिर पक्का बिहार में डिप्टी कलेक्टर हो गए होते। सम्राट चौधरी ने कहा कि मेरा मानना है कि यदि मंडल अध्यक्ष को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित किया जाए तो फिर वे नीतीश कुमार से 10 गुना अच्छे मुख्यमंत्री होंगे। जब बिहार की जनता के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हानिकारक हो गए हैं, वे मेमोरी लॉस सीएम के चक्कर में फंस गए हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी साफ कर दिया है कि 2024 में बिहार की 40 में से 40 सीटें बीजेपी जीत रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने कर्पूरी ठाकुर को सीएम बनाया, 1990 में लालू को कंधे पर बिठा करके सीएम बनाया, नीतीश को 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब किसी भी स्तर पर किसी को कोई भी समझौता नहीं होगा किसी के साथ। अब बिहार में अकेले भाजपा की सरकार बनेगी, यही बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी इच्छा है। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत और 2014 के बाद के भारत के बारे में हमें सबको बताना होगा। ये भी बताना होगा कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में 22 एम्स अस्पताल हो गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता को लेकर के कही जा रही कोशिशों पर जोरदार निशाना साधा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चाय पीने और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से यदि विपक्ष मजबूत होता तो फिर 20 साल पहले ही हो गया होता। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने विपक्षी एकता पर राजनीतिक हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की चिंता करनी चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज लालू यादव की पार्टी आरजेडी के 0 सांसद हैं और वे देश का प्रधानमंत्री तय कर रहे हैं। जिस पार्टी के पास अपना ठिकाना नहीं है वे पूरे भारत की अलग अलग पार्टियों को इकट्ठा करने में लगे हैं। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि नीतीश कुमार हाल ही में ममता बनर्जी से मिले। इस पर प्रशांत किशोर ने सवाल किया है कि क्या ममता लालू और नीतीश कुमार को पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट देने के लिए तैयार हुई है? क्या नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव बिहार में तृणमूल कांग्रेस को एक भी लोकसभा सीट देने के लिए रेडी हो गए हैं? प्रशांत किशोर ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार को पूछता कौन है। यह नीतीश कुमार हाल ही में यूपी में अखिलेश यादव से मिलने गए थे। अखिलेश यादव की सपा को लोकसभा चुनाव 2014 में 5 और 2019 में भी सिर्फ 5 सीटें ही मिली थी। हालांकि अब वे बात ऐसे कर रहे हैं कि जैसे 500 सांसद इन्हीं के पास हैं। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी चीफ
शरद पवार ने 24वें स्थापना दिवस के मौके पर 2 नए कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हैं। सुप्रिया सुले, प्रफुल्ल पटेल को नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संगठन में बड़े बदलाव के बाद शरद पवार ने कहा कि 23 जून को सभी दल बिहार में मिलेंगे। सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना होगा, देश भर में यात्रा करेंगे, अपनी बात जनता के साथ रखेंगे। मुझे यकीन है कि जनता हमारी मदद करेगी। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपील की है कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए सभी दलों को एक साथ आना होगा। इसी कड़ी में शरद पवार ने यह ऐलान किया है। शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव उससे पहले 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। 23 जून को पटना में हम विपक्षी दलों के साथ चर्चा करेंगे, साथ काम करेंगे। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि हम 23 जून को पटना में बैठक कर रहे हैं। जब बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि लोकसभा चुनाव में हम सब मिल करके कैसे काम करेंगे। मुझे लगता है कि हम कुछ मुद्दों पर एकजुट होंगे। शरद पवार ने कहा कि पटना की बैठक हमें नई दिशा देगी। हम लोगों की उम्मीद को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। जहां हमने फैसला किया है कि 3-4 राज्यों में अगर एक सहयोगी काम करता है तो फिर उससे मदद मिलेगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की पूर्व डिप्टी सीएम एवं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के कारण कुर्मी जाति के हजारों युवा बिहार में आरक्षण पाने के लिए वंचित रह गए हैं। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राज्य सरकार ने कुर्मी युवाओं को जाति प्रमाण पत्र देने, क्रीमी लेयर संबंधित सर्टिफिकेट जारी करने जैसे गंभीर मामलों में मनमानी की है, जिसका खामियाजा कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार कुर्मी जाति का नहीं है, क्षेत्र के ओबीसी होने का जाति प्रमाण पत्र जारी कर रही है। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर का निर्धारण करते समय इस वर्ग के लोगों के वेतन के साथ उनकी कृषि आय को नहीं जोड़ने का नियम है, लेकिन उनकी धज्जियां उड़ा करके हजारों युवाओं को क्रीमी लेयर में दिखाया गया है, जिससे वे आरक्षण पाने से वंचित हो गए हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस ऐसा कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।